खबर मसूरी से है, जहां माल रोड स्तर पिक्चर पैलेस के समीप होटल ड्राइव इन द्वारा सरकारी नाले पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर शहर में हड़कंप मच गया। आरोप है कि होटल स्वामी ने बिना किसी स्वीकृति के सरकारी नाले पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जबकि नगर पालिका अपनी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर लगातार सख्ती दिखा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य को सील करने के आदेश कर दिए। इस पूरे प्रकरण को लेकर संबंधित विभागों पर मिली भगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बैठक में भी ये मामला सामने आया था, जहां उप जिला अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए थे। साथ ही सरकारी नालों से अतिक्रमण हटाकर बरसात के दौरान आपदा से आमजन को राहत देने के निर्देश भी दिए गए थे। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने साफ कहा कि नगर पालिका की भूमि पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें पिक्चर पैलेस की आप देख रहे हैं, किस तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। तो ये पिक्चर पैलेस की आप तस्वीर देख रहे हैं, बिना स्वीकृत किए जाने के बाद भी यहां पर निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। एमडीए ने ये तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि पालिका की भूमि के पे जिसने भी अतिक्रमण किया है, वो कोई भी हो, उस पे पालिका बिल्कुल संज्ञान लेगी। और क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बरसात में जो आपदा आई है, वो हमारे जितने भी हमारे कलवर्ट थे वो सब बंद पड़े हुए हैं, उस पे अतिक्रमण हो रखा है। उसी की वजह से पानी रुकता है तो पानी कहीं ना कहीं रास्ता तो बनाएगा ही अपना। तो इस बरसात से मतलब हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि इस बरसात से पहले पहले हमारे जितने भी कलवर्ट है जो चौक हो चुके हैं, चाहे वो अतिक्रमण की वजह से या चाहे वो किन्हीं और कारणों की वजह से, उसका बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। और पालिका का जो नेक्स्ट कदम होगा वो उसी पे होगा कि हमको अपने नाले। शासन में एक दृढ़ संकल्प है कि किसी भी तरीके का जो अतिक्रमण है, चाहे वो वन भूमि पे हो, नगर पालिका की भूमि पे हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी भी अतिक्रमण को हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसका पालन किया जाना होता है। और ये जो अतिक्रमण का आज जानकारी प्राप्त हुई है नगर पालिका में, मुझे व्यक्तिगत तौर पे इसकी भी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार जो भी, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया पक्का अतिक्रमण लग रहा है, तो पक्के अतिक्रमण को हटाने के लिए नियमानुसार जो नोटिस देने का प्रावधान है, सुनवाई का प्रावधान है और निर्धारित समय के उपरांत ही कोई भी कार्रवाई करने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। तो उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही आगे की कार्रवाई संपादित की जाएगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने प्रदेश की जनता से 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद की अपील की है, जिसे कई संगठनों ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने हर चुनाव में भाजपा का साथ दिया है। साथ ही भट्ट ने कहा कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता का समर्थन उनके साथ है। तो आपको बता दें कि अंकिता भंडारी का केस जो है, मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि जनता उनके साथ है और वो किसी भी कार्रवाई से डरते नहीं हैं। किसी भी तरह की अगर कार्रवाई करवानी, चाहे वो सीबीआई हो, उसके लिए वो तैयार हैं। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। 11 जनवरी को उत्तराखंड में बंद की अपील की है। अंकिता भंडारी जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं है। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
रुद्रपुर में युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं देने का 2022 में लिया गया संकल्प अब साकार होने जा रहा है। विधायक शिव अरोड़ा के प्रस्ताव पर मोदी मैदान में इंडोर आउटडोर खेल स्टेडियम के निर्माण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा में शामिल किया था। इसी क्रम में बुधवार को विधायक शिव अरोड़ा ने जिला विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्टेडियम की फाइनल डिजाइन और कार्य प्रारंभ होने को लेकर चर्चा की है। 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले ये स्टेडियम 2 चरणों में तैयार होगा, जिसमें पहले चरण में 20 करोड़ की लागत से बाउंड्री वॉल, गेट, साइकिल ट्रैक, ओपन एम्फीथिएटर, बच्चों का खेल क्षेत्र, सौंदर्यीकरण और 500 वाहनों की पार्किंग बनेगी। जबकि दूसरे चरण में दर्शक दीर्घा सहित क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए खेल जोन विकसित किए जाएंगे। जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन ने बताया कि जनवरी में पहले चरण का टेंडर जारी किया जाएगा और खेल गतिविधियों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो युवाओं के लिए खेल सुविधाएं ये निःशुल्क रहेंगी। जल्द ही ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा। रुद्रपुर में युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं देने का 2022 में लिया गया संकल्प अब साकार होने जा रहा है। विधायक शिव अरोड़ा के प्रस्ताव पर मोदी मैदान में इंडोर आउटडोर खेल स्टेडियम के निर्माण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा में शामिल किया था। इसी क्रम में बुधवार को विधायक शिव अरोड़ा ने जिला विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्टेडियम की फाइनल डिजाइन और कार्य प्रारंभ को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला ये स्टेडियम 2 चरणों में तैयार होगा, जिसमें पहले चरण में 20 करोड़ की लागत से बाउंड्री वॉल, गेट, साइकिल ट्रैक, ओपन एम्फीथिएटर, बच्चों का खेल क्षेत्र, सौंदर्यीकरण और 500 वाहनों की पार्किंग बनेगी। जबकि दूसरे चरण में दर्शक दीर्घा सहित क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए खेल जोन विकसित किए जाएंगे। जिला विकास प्राधिकरण के उपलक्ष्य में जिला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन ने बताया कि जनवरी में पहले चरण का टेंडर जारी किया जाएगा और खेल गतिविधियों के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व में मिला। इस चुनाव से पहले मैंने रुद्रपुर को लेकर जो विजन लिया था, उस विजन में एक बहुत महत्वपूर्ण विजन ये था कि रुद्रपुर के जो हमारे युवा हैं उनके पास खेलने के लिए एक भी मैदान और स्टेडियम नहीं है। जो हमारा मनोज सरकार स्टेडियम है वो हमारी जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए और वहां पे लगने वाले लगातार जो हमारे कैंप्स होते हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। तो इस जिले के लिए और हमारे स्थानीय खासकर रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, आसपास के क्षेत्र के हमारे युवाओं के लिए खेलने का एक भी मैदान नहीं, और एक भी मैदान किसी युवाओं के लिए ना होना निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ी कमी लगती थी। तो मैंने अपने विजन रुद्रपुर में इस चुनाव से पहले ही ये विजन रखा था कि रुद्रपुर के अंदर हमारे युवाओं के लिए स्टेडियम और इंडोर ऑडिटोरियम होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को 2023 में प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पर रुद्रपुर में जो हमारा मोदी मैदान है 20 एकड़ में किच्छा बाईपास रोड पर, वहां पर एक स्टेडियम बनाया जाए जो रुद्रपुर के स्थानीय युवाओं के लिए हो। उस प्रस्ताव पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी, मुख्यमंत्री घोषणा में उसे शामिल किया और मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल होने का उसका शासनादेश हुआ। फिर उसी संदर्भ में 3 फरवरी 2024 को तत्कालीन जिलाधिकारी उदय राज जी के द्वारा मेरे निवेदन पर यहाँ से एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके मोदी मैदान को विभाग को ट्रांसफर कराने के लिए, स्टेडियम के लिए यहाँ से पत्र भेजा गया, जिसके आधार पर वह भूमि अब प्राधिकरण के नाम जो है उसका स्थानांतरण हो चुका है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही युगाडा ने हवाई सेवाओं के संचालन पर सख्त पहरा बैठाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि अप्रैल के लास्ट मई माह के पहले हफ्ते में चारधाम यात्रा का शुभारंभ होता है। ऐसे में यात्रा शुरू होने से पहले ही केदारनाथ धाम के लिए उड़ने वाले हेलीकॉप्टर सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए तमाम पहलुओं पर युगाडा काम कर रही है, जिससे चारधाम यात्रा के समय यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हवाई सेवाओं के संचालन पर युगाडा का पहरा, चारधाम यात्रियों के लिए सुखद यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है।
आपको बता दें कि अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होती है, इससे पहले ही तैयारियां शुरू की जा रही हैं। जो सिमिलर जो आप जैसा कह रहे हैं उसी लाइन पे हम लोगों को एवोस, सीलोमीटर इस तरीके के इक्विपमेंट्स भी लगा रहे हैं हम लोग, और साथ ही हमारी हॉटलाइन जो स्टैब्लिश होनी है वहाँ पे हम लोगों ने एक चीफ पायलट को डिप्लॉय किया था 2 महीनों के लिए। तो सिमिलर लाइन पे हमारा डीजीसीए के लोग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, आईएमडी के लोग बाग और दूसरे जो उपकरण लगने हैं वो, प्लस एक चीफ पायलट और यूकाडा का स्टाफ वहाँ पे मौजूद रहेगा वैली में। और हम लगातार ये देखेंगे कि किसी भी हेली कंपनी के द्वारा वायलेशंस ना किए जाएं और लोगों की या तीर्थ यात्रियों की सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। रुद्रपुर के काशीपुर बाईपास रोड स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक का जल्द कायाकल्प किया जाएगा। नगर निगम 30 लाख रुपए की लागत से चौक का सौंदर्यीकरण करेगा, जिसके तहत वर्तमान में छोटी प्रतिमा हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 11 फीट ऊंची घोड़े पर सवार भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए चौक को थोड़ा और आगे शिफ्ट किया जाएगा। नव निर्माण को लेकर महापौर विकास शर्मा ने नगर आयुक्त व निगम टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए हैं और बताया कि ये निर्णय जन भावनाओं, विशेषकर बंगाली समाज के लंबे समय से चल रही मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है। सौंदर्यीकरण के तहत आधुनिक लाइटिंग और लैंडस्केपिंग भी की जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में शहर को सुंदर व विकसित बनाने के प्रयास जारी हैं। तो 30 लाख की लागत से नगर निगम करेगा सौंदर्यीकरण। 11 फीट ऊंची नेताजी की प्रतिमा लगेगी। रुद्रपुर के डॉक्टर हेडगवार मार्ग पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति का जो चौक है वो एक एक्सीडेंटल जोन भी बना हुआ था, जिस पे लगातार हमें शिकायत मिल रही थी कि वहां पर एक्सीडेंट जोन बना हुआ है। कल हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी और पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ हमने वहां विजिट किया है और हमने उसको सेंटर में स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस स्थान पर अभी श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 11 फीट ऊंची घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति भी लगने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि 23 जनवरी जिस दिन उनकी जयंती होगी उस दिन हम कोशिश करेंगे कि उस चौक का भी शिलान्यास हो जाए, उस चौक का सौंदर्यीकरण करेंगे, सुंदर बनाएंगे और एक्सीडेंट जोन से मुक्त करेंगे। खबर विकास नगर से है, जहां आगामी 10 जनवरी से डाक पत्थर में क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ललकार द चैलेंज नाम से आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में आयोजकों ने बताया कि इस टूर्नामेंट का मकसद युवाओं को खेल कूद के लिए प्रेरित करना है और नशे के खिलाफ जागरूक करना है। फिलहाल 10 वर्षों से आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में इस बार ये टूर्नामेंट करीब 22 दिनों तक चलेगा, जिसमें उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल आदि प्रदेशों की टीम प्रतिभाग करेंगी। इसमें सर सभी लोगों का सहयोग रहता है, खासकर जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, यूजीएनएल हो गया, सिंचाई विभाग, अन्य जैसे पुलिस विभाग, इनसे भी हमें काफ़ी मदद मिलती है और इस टूर्नामेंट को काफ़ी बढ़ावा मिला है। जैसे प्रथम वर्ष हमारे पास लगभग 22 टीमें थी, उसके अगले वर्ष जो टीमें बढ़ती जाती हैं, जैसे इसमें 30 टीमें हुई, इस बार 34 और अभी 40 टीमों का यहाँ पर जो अभी हमारे पास एंट्री आ चुकी है। साथ ही मैं सुरेंद्र चौहान जी से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें हमारे सभी लोगों का बड़ा और आप खासकर आप पत्रकार बंधुओं का भी बड़ा ही योगदान रहता है कि आपके द्वारा हम ये अपनी आवाज़ मतलब हर जगह पहुँचा सकते हैं। और मेरा निवेदन आप सभी से यह है कि बिल्कुल ये एक नशे की मुहिम को बचाने के लिए जो हमारे युवा आज साथी बिल्कुल नशे की गर्द में जाते जा रहे हैं, लेकिन इस जो ये टूर्नामेंट है यहाँ भी हम ही सभी लोग यहाँ पे काफ़ी खेले हैं और हम अपने बच्चों को भी यहाँ हमारे जो अभी लगभग 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी हमने थोड़ा सा एक एकेडमी का वो किया है और इसको हम आगे।
देहरादून में 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक आर्किटेक्चरल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आर्किटेक्चर, इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े नवनीत ट्रेंड्स का तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड क्रॉस रोड देहरादून में आयोजित की जाएगी। एक्सपो का उद्देश्य आर्किटेक्ट्स और उद्योग के बीच सशक्त और व्यावसायिक संवाद स्थापित करना है, ताकि स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय पहचान मिल सके। देवभूमि आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती उत्तराखंड के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, डिजाइनर्स और बिल्डर्स, डेवलपर्स, ठेकेदार और विद्यार्थियों के लिए नेटवर्किंग, ज्ञानवर्धन और व्यावसायिक अवसरों का प्रभावी मंच उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं देवभूमि आर्किटेक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्किटेक्ट्स DK सिंह ने इसे देहरादून के आर्किटेक्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। कि पूरे स्टेट के लिए हम चाहेंगे कि पूरे स्टेट के लिए हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है। सभी लोग आए जिनका कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो या ना हो, अवेयरनेस के लिए आए। और यहाँ पे बहुत अच्छे 100 स्टॉल्स हैं। तो आप समझिए कि दिल्ली और बाकी जगह से जो स्टॉल्स लगते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा कह सकते हैं आप, लेकिन हमारे स्टेट के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी पहल है जो हम लोग काफ़ी सालों से इन चीज़ों को कर रहे हैं। इसमें आर्किटेक्चरल कंपटीशन भी हैं जिसमें आर्किटेक्ट के डिस्प्ले होंगे वर्क, इससे अवेयर भी होंगे अबाउट प्रोफेशन, सभी लोग को समझ भी आएगा। तो ये हमारे स्टेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये चीज़ हम लोग कंटिन्यूस करते रहेंगे। इसको रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में है। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा ऑर्गेनाइज़र से कि हमारे प्रेस के भाइयों के साथ बाइट के साथ साथ आप वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट कीजिए। जो भी आएंगे उनका वहाँ प्रेस लगा रहेगा, उनका एक सेपरेट। रुद्रपुर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए महापौर विकास शर्मा की पहल पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शहर की विभिन्न मस्जिदों में निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बज रहे लाउड स्पीकरों को उतरवाया गया। ये कार्रवाई नागरिकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। महापौर के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने संयुक्त अभियान चलाने के आदेश दिए, जिसके तहत खेड़ा स्थित चांद मस्जिद, सिरगोटिया मस्जिद और पहाड़गंज क्षेत्र की मस्जिदों में जांच की गई। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही लाउड स्पीकर हटाए गए। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण रोकने और शहर में शांति बनाए रखने के लिए की गई है। लोग आस्था के साथ आते हैं। यहाँ कोई गोलजू देवता के दर्शन करने आ रहा है, कोई नीम करोली बाबा के दर्शन करने जा रहा है, कोई माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने जाता है, कोई हमारे यहाँ पर अन्य और देवी देवता हैं, जागेश्वर धाम है, आदि कैलाश है, रीठा साहिब है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक संकल्प लेके आते हैं कि हम देवों के दर्शन करने जा रहे हैं, महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं, मैया के दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ आते ही अगर उन्हें देवभूमि का स्वरूप नजर ना आए तो कैसे लगेगा। तो इसलिए हमने उस स्वरूप को बनाने का प्रयास किया है। धाकड़ धामी जी के नेतृत्व में हम यहाँ एंट्री करते ही इंदिरा चौक पे हमने भव्य दिव्य त्रिशूल लगा रहे हैं। और मंगलवार हमने ये प्रयास किया है कि जो नॉनवेज की दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो बंद रहेंगी। और अन्य दिनों में भी उनकी SOP हमने जारी की है। कोई भी नॉनवेज को टांग के नहीं रखेगा, उसे ढक के रखेगा, फ्रीजर की व्यवस्था रखेगा, फ्रीजर में रखेगा कि जो खाने वाले, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंक सुधारने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले साल 61वीं रैंक मिलने के बाद इस बार दून को टॉप 10 में लाने का लक्ष्य रखा गया है। निगम ने कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं और समय पर कूड़ा उठाने, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन बढ़ाने पर जोर दिया है। फरवरी में संभावित केंद्रीय टीम के दौरे पर और पब्लिक फीडबैक के मद्देनजर निगम ने पहले ही रणनीति बनाकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और मॉनिटरिंग लगातार जारी है। तो नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण के लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले साल दून को 61वीं रैंक मिली थी। ये हमारे अपने कार्य जो है पूर्णतः रूप से जो है गतिमान है। और जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू होगा तो उसमें पूर्ण रूप से जो है जितने भी हमारे जो पॉइंट्स हैं और जो भी हमारे हेड्स होंगे उसके अनुसार जो है पूरी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, ताकि जो है
देहरादून को और ऊपर जो है रैंक में लेके जाया जाए। चंपावत जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार होने जा रहा है, क्योंकि जिला अस्पताल में 15 फरवरी तक पहली बार MRI मशीन स्थापित कर दी जाएगी। ये सुविधा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को ब्रेन, रीढ़, नसों, स्ट्रोक और गंभीर हड्डी रोगों की सटीक जांच मिल पाएगी और स्थानीय स्तर पर ये उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अब उन्हें हल्द्वानी या बरेली जैसे बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीमांत जिला होने के कारण नेपाल सीमा से जुड़े लोगों को भी इस सुविधा से बड़ा लाभ मिलेगा। सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान के अनुसार MRI के लिए नया सेटअप तैयार किया जा रहा है और विशेषज्ञों ने निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ और नियमित संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे ये सुविधा पहाड़ और सीमांत क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन के लिए रक्षक साबित होगी। आज सुबह प्रातः ही माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व के चलते हमें MRI मशीन, जो कि बहुत अभी तक शायद किसी भी जिला अस्पताल में नहीं है, वो हम लोग की 15 फरवरी तक यहाँ जिला अस्पताल में MRI मशीन लगने जा रही है। इसमें आप लोग को किसी को यहाँ से पिथौरागढ़, खटीमा इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरलता से, सहजता से और सबसे अच्छी बात है कम दाम पे आपको सभी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, जिसमें जाँच। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे जनपद को नए वर्ष का तोहफा हमें मिला है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहली बार जो है पूरे उत्तराखंड में हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में पहली बार जो है MRI मशीन यहाँ पर लगने जा रही है और जिससे हमारे दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीण और जो यहाँ से खटीमा, दिल्ली या हल्द्वानी की दौड़ लगाते थे, उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा और तत्काल यहाँ पर MRI की सुविधा होगी। और भी अन्य स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे उसे पूरा करेंगे, हमें यह आशा है और हम धन्यवाद देते हैं, हम साधुवाद देते हैं अपने मुख्यमंत्री को कि इसी प्रकार से जो भी हमारे जनपद में अस्पताल हैं जिनमें डॉक्टरों की कमी है या हमारे पास जो आवश्यक उपकरण नहीं है, उनको